वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं वेद शुक्ला हाजिर हूं आपके सामने इंडिया के लार्जेस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जैसा कि हर क्लास के शुरुआत में चंद बातें हम अनअकैडमी से रिलेटेड करते हैं, उसके बाद अपने विषय और विषय से जुड़े टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास भी हम यहीं से शुरू करेंगे। अनअकैडमी क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चंद बातें मेरे बारे में। इट्स मी वेद शुक्ला, delivering my lecture according to requirement, conceptually exam oriented through strategic analysis. I will help students achieve their goals. इस वक्त अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कोड का इस्तेमाल करते हुए फ्री प्लान को जो है तक आपकी एक्सेस हो जाती है। ना सिर्फ फ्री प्लान तक एक्सेस तक सीमित रही, बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जब भी आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर या किसी और माध्यम से, तो आप लॉगिन कर रहे होंगे और लॉगिन करते वक्त जो है आपको आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको मैनेज गोल्स कैटेगरी नजर आएगी, जहां आप जाकर अपने गोल्स का सिलेक्शन करेंगे, यानी उस एग्जाम जिसकी तैयारी करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्रिप्शन लेते ही आपके सपने हमारे हो जाएंगे और फिर आप हमारे साथ अपने सपनों का सफर आगे बढ़ा सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर न्यू अनाउंसमेंट की गई है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिहाज से। इसके तहत अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 3 मंथ्स का एसएससी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और अगर आप जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ्स का यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकेगा। सो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सब्सक्राइब टुडे, बूस्ट योर यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी प्रिपरेशन विद दीज अमेजिंग ऑफर्स। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज की जा रही है प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे। इसके तहत अगर आपकी पहली रैंक हुई तो आप 100% स्कॉलरशिप के हकदार होंगे ऑन 6 मंथ्स एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड से थर्ड रैंक होने की स्थिति में 50% स्कॉलरशिप पा सकेंगे ऑन 6 मंथ्स एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन। और रैंक आपकी अगर चौथी से 25वीं हुई तो 25% स्कॉलरशिप के हकदार होंगे ऑन 6 मंथ्स एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन पर। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इस टेस्ट में जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होगा, यानी दोनों माध्यम के छात्र इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स का होगा। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 के माइनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। याद रखें, लर्नर्स विद एक्टिव सब्सक्रिप्शंस आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी वो जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लेकर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। चलिए प्लस फीचर्स की कुछ खूबियों को देख लें। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। यहाँ आप अपने मन पसंदीदा शिक्षक से अपनी कंफर्ट जोन में रहकर अपनी फिंगर टिप पर तैयारी को अपने घर से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। प्लस फीचर से जुड़ते ही आपकी पहुंच अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज तक हो जाती है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इंडिया की बेहतरीन फैकल्टी, टॉप एजुकेटर एक साथ एक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपको उपलब्ध हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े में बिखरी बिखरी तैयारी नहीं, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से सिलेबस को यूनिट वाइज डिवाइड करके एक एक यूनिट के टॉपिक डिसाइड करते हुए, टॉपिक रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करते हुए, संभावित प्रश्नों की बात करते हुए टॉपिक की डिटेलिंग की जाती है। कंप्लीट एग्जाम की आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी प्री मेंस इंटरव्यू का मुकम्मल सिलसिला आप अनअकैडमी से जुड़कर तय कर पाएंगे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड किए जाते हैं, यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान अगर किसी विषय से जुड़े किसी टॉपिक विशेष को लेकर आपके मन में कोई शंका रह गई तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर उसका सोल्यूशन भी मौजूद है डाउट क्लियरिंग सेशंस के जरिए। लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज की जाती है जो इस बात का मूल्यांकन करने में आपको समर्थ बनाती है कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, आप अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा कहाँ ठहरते हैं। साथ ही आपको इस बात का पता भी चल सकता है कि क्या आप समय रहते प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, कई छोटी छोटी गलतियां, सिली मिस्टेक्स अभी भी तो जारी नहीं है। इस तरह से आपको आपकी खूबियों और खामियों से परिचित होने का अवसर देती है लाइव टेस्ट सीरीज। कंप्लीट स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जाते हैं। मेंस के लिहाज से आंसर राइटिंग सेशंस भी अरेंज किए जाते हैं और मेंटरशिप और गाइडेंस तो कदम कदम पर उपलब्ध है ही। प्रगति शीर्षक से यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स को डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, प्लस टेस्ट सीरीज नाम से। ये प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे आयोजित की जाती है। इसमें अलग अलग विषयों को डेडिकेटेड टेस्ट हैं, मसलन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, यूपी स्पेसिफिक एंड करंट अफेयर्स। साथ ही फुल लेंथ जीएस टेस्ट भी कराया जा रहा है, तो आप अपनी प्राथमिकता और आवश्यकता के हिसाब से इससे जुड़ सकते हैं। लक्ष्य शीर्षक से यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए लॉन्च की गई फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। प्लस सब्सक्राइबर इसके ज्वाइन करके अपनी मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकेंगे। बैच कोर्सेज की चर्चा कर लेते हैं। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल की दृष्टि से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री को डेडिकेटेड बैच फरवरी 2021 से लगातार प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। आप मेंस ऑप्शनल के अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर इन बैचेस से जुड़ सकते हैं।
सारथी शीर्षक से यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 बैच कोर्स चलाया जा रहा है 26 जुलाई यानी कल से। तो कल से स्टार्ट होने वाले इस बैच को ज्वाइन कर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में अपने लिए एक सीट सुरक्षित करिए। लक्ष्य शीर्षक से यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रख करके 12 महीने का प्री कम मेंस बैच स्टार्ट किया जाएगा 28 जुलाई से। अगर आपका भी लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 में अपने लिए एक अदद सीट सुरक्षित करने का है तो ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ के अतिरिक्त यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एस सी पेट लेखपाल बीयू और अन्य ऑप्शनल कोर्सेज तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है एक सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स। तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। प्राइस हाइक बहुत जल्द। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी सब्सक्रिप्शन की कीमत में जल्द बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान फीस पर आप इन बैचेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, खुद को इनरोल करिए और अपने फ्यूचर को एक बेहतरीन टर्न दीजिए। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से 10% छूट की सुविधा भी दी जाती है। ये छूट आप हासिल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड को यूज करके। माय रेफरल कोड इज वेदेश10। इसे यूज करने की स्थिति में आप 10% छूट के हकदार हो जाते हैं। मसलन 1 ईयर की फीस जो 7000 है ये आफ्टर 10% डिस्काउंट 6300 हो जाएगी और 2 ईयर की फीस जो 8400 है वो 10% छूट के बाद 7560 हो जाएगी। So use my referral code and get discount. अनअकैडमी प्रोजेक्ट सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑन योर डिमांड। अब घर बैठे आप बीपीएससी और यूपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ जुड़कर कर सकते हैं। सो अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और अनअवेलेबल ऑफर्स के लिए अनअकैडमी को। बग्स बाउंटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइज। रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यूजिंग द फॉर्म इन दिस डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। दिस इज योर अनअकैडमी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो बगैर वक्त गवाए इसे सब्सक्राइब करिए और अपने सपनों का सफर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ाइए। शुरू करते हैं अपना विषय। शाम 6 बजे के वक्त में हम भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय को हम शाम 6 बजे जो है मेंस की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। सभी स्टेट कमीशन के लिए मेंस की दृष्टि से ये सब्जेक्ट पढ़ने का हमने फैसला लिया है। इस सब्जेक्ट की शुरुआत हमने मॉडर्न हिस्ट्री से की है और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया था तो हमने पाया कि मेंस एग्जाम में जो है इतिहास से आने वाले प्रश्नों में आधुनिक इतिहास से आने वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से शुरुआत हमने आधुनिक इतिहास से की। इस विषय को पढ़ने पढ़ाने के क्रम में बहुत से टॉपिक से गुजरते हुए आज जिस टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जस्ट अ सेकेंड। भारत शासन अधिनियम 1935। आइए देखें कि किस तरीके से भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास किया, अखिल भारतीय संघ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि बहुत हद तक सफल नहीं हो सका क्योंकि मोटिव जो है स्पष्ट नहीं था। दिखावा तो जो है भारत की बेहतरी के लिए प्रयास की करने का किया जाएगा, लेकिन कहानी कुछ और ही है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अधिनियम की जो है भारतीयों ने आलोचना भी की थी। हाँ, इस सब के बावजूद ये वही अधिनियम है जिससे प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में लगभग 60% हिस्सा रखा गया। यानी संविधान के लगभग 200 प्लस अनुच्छेद इसी जो है अधिनियम से प्रभावित होकर लिए गए। आइए देखें। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा है। भारत के वर्तमान संविधान की विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्टता देखा जा सकता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था वर्तमान संविधान में 1935 के अधिनियम जैसी ही है। वर्तमान समय में अगर हम भारत में शक्तियों का विभाजन देखें और विषयों का निर्धारण संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में करता हुआ पाएं और ये देखें कि राष्ट्रपति के समय संकटकालीन अत्यधिक शक्तियों से युक्त हो जाता है, तो ये सारे प्रावधान हमने भारतीय संविधान में 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रभावित होकर ही लिए हैं। ठीक है। आइए देखें 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन से थे। देखिए, इस एक्ट के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया गया और कहा गया कि इस संघ में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देसी नरेशों के राज्य भी शामिल होंगे। साथ ही प्रांतों को स्वशासन का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा। ऐसा प्रावधान था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। यह अलग बात है कि अखिल भारतीय संघ साकार न हो सका क्योंकि तमाम देशी रियासतों के शासकों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसी एक्ट ने समस्त विषयों को 3 भागों में विभाजित किया था। यानी शक्तियों का विभाजन जो है भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन यहीं से प्रेरित होकर लिया गया है।
और 1935 के भारत शासन अधिनियम ने शक्तियों का विभाजन करते हुए 3 विषयों का निर्धारण किया था: संघीय विषय, प्रांतीय विषय और समवर्ती विषय। संघीय विषयों को विषय वो विषय थे जो केंद्र के अधीन थे, जिस पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र के पास थी, जिन पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र के पास थी। प्रांतीय विषय में वो विषय रखे जो गए जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन थे और इस पर प्रांत प्रांत की सरकारें विधि निर्माण कर सकती थी। समवर्ती विषय में उन विषयों को रखा गया जो केंद्र और प्रांत दोनों के अधीन है। हाँ, यहाँ एक बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि अगर केंद्र और प्रांत के द्वारा बनाई गई विधि में किसी प्रकार का विरोध हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र की विधि मान्य होगी। जी हाँ, समवर्ती सूची के विषयों पर अगर किसी तरीके का मतभेद केंद्र और जो है राज्य के बीच हो तो केंद्र की विधि को वरीयता प्रदान की गई। प्रांतीय विषयों में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार देने का प्रावधान भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया। इसके तहत प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह से कार्य करेगा। ऐसा प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम ने किया। इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वशासन की स्थापना भी की गई। जी हाँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मजे की बात है कि जहां एक तरफ 1935 के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया, वहीं इस एक्ट ने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू भी किया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया। ठीक है, अच्छा, प्रश्न आ सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा लागू की गई थी? तो द्वैध शासन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, जो भी कह लें आप। और इसी व्यवस्था को 1935 के भारत शासन अधिनियम ने समाप्त किया। ठीक है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की किसके? 1935 के भारत शासन अधिनियम ने। न सिर्फ संघीय न्यायालय बल्कि इस एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई। इसी एक्ट ने बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया तथा सिंध और उड़ीसा नामक 2 नवीन प्रांतों का गठन भी किया। ठीक है, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और गवर्नरों को कुछ विशेष दायित्व दिए, जैसे भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा का दायित्व, शांति व्यवस्था का दायित्व, ब्रिटिश सम्राट और देसी नरेशों के सम्मान की रक्षा का दायित्व तथा विदेशी आक्रमण से रक्षा का दायित्व जो है गवर्नर जनरल और गवर्नरों को प्रदान किया गया। इस एक्ट के द्वारा निर्वाचन प्रणाली में सांप्रदायिक प्रणाली का जो है विकास किया गया, यानी वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसका आरंभ 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के जरिए किया गया था, उस सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार किया 1935 के भारत शासन अधिनियम ने। और इसने जो है सिखों, आंग्ल भारतीयों को भी जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दायरे में ले आने का काम किया। आइए 1935 के भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन कर ले। जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के संबंध में कहा था कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है। वस्तुतः यह एक ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के बदले संपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रखी। यानी दिखावा तो ये किया गया कि भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा रही है, लेकिन पूरी शक्ति जो है अंग्रेजों के हाथ में ही केंद्रित कर ली गई। इसमें प्रस्तावित संघ की रूपरेखा ऐसी बनाई गई कि किसी भी प्रकार का वास्तविक विकास असंभव हो जाए। दरअसल 1935 के एक्ट में जिस अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था, यद्यप उसमें संघ के सभी आधारभूत लक्षण थे, यानी जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान और निष्पक्ष न्यायिक सत्ता, लेकिन बावजूद इसके संघ में आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनीतिक प्रणाली की दृष्टि से
अत्यंत भिन्नता रखी गई थी, जिससे इकाइयों के मेल का प्रयत्न निरर्थक हो गया। भारतीय व्यवस्थापिका को विधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया, और इससे भी अधिक आपत्तिजनक तो ये था कि इस एक्ट ने सभी प्रकार की अवशिष्ट शक्तियों को गवर्नर के अधीन कर दिया था। यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में ही विषयों का बंटवारा नहीं किया, बल्कि रेजिडुअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां नाम से एक अलग कैटेगरी बनाई, और वो सारी शक्तियां उन्होंने गवर्नर के अधीन कर दी, जिससे गवर्नर ज्यादा सामर्थ्यवान हुआ। इस एक्ट ने प्रांतीय व्यवस्थापिका के सभी सदस्य निर्वाचित करने का प्रावधान किया, और कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया। मताधिकार का भी विस्तार किया गया, लेकिन वास्तव में ये सब एक भ्रम मात्र था, क्योंकि चाहे मताधिकार का विस्तार हो, वो भी बहुत जो है सीमित और संकुचित मानदंडों पर आधारित था। या कार्यपालिका का व्यवस्था का प्रति उत्तरदायी बनाना, क्योंकि जब गवर्नर जनरल को वीटो पावर है तो इस तरह के उद्देश्यों का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के व्यापक व विशेष उत्तरदायित्वों के कारण प्रांतीय स्वशासन एक मजाक बनकर रह गया। प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं, वरन सम्राट द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधि गवर्नर ही बना, और इस तरीके से प्रांतीय स्वशासन लागू तो किया गया, लेकिन वास्तव में ये साकार नहीं हो सका। इन्हीं कारणों से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी, तथा इस एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन की संज्ञा भी उनके द्वारा दी गई। बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने कहा कि ना तो यह हिंदू राज है और ना ही मुस्लिम राज है। यद्यपि यह बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भारत के लिए अहितकर है, फिर भी सबने एक स्वर में इसकी निंदा भी की, और इसके बावजूद इस एक्ट द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो इन संदर्भों में हम ये देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, ये किसी भी तरीके से जो है पॉजिटिव मोड में नजर नहीं आता। इसका हिडन मोटिव कुछ और ही है और दिखावा कुछ और। इस एक्ट में नवीन संविधान के स्विकसित होने या भारतीयों द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करने हेतु कोई प्रबंध नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था, और भारत के आगे की प्रगति का निर्णय भी ब्रिटिश संसद को ही करना था। इस तरीके से 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में जो है किसी भी तरीके का नवीन प्रयोग नहीं, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लागू पुरानी व्यवस्था को ही कंटिन्यू रखने के क्रम में देखा जाना चाहिए। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कोई कमी नहीं की गई। एटली ने ठीक ही कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नजर नहीं आता। तो ये थी आज की क्लास, भारत शासन अधिनियम 1935। छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक के तहत हमने ये जाना कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान कौन से किए गए, उन प्रावधानों को जाना, और उन प्रावधानों को लागू करने के पीछे ब्रिटिश सरकार की मंशा को भी जाना, भारतीयों द्वारा उसकी आलोचना को भी देखा, और उसका मूल्यांकन भी किया। थैंक यू सो मच। दिस इज योर अनअकैडमी। सब्सक्राइब नाउ। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो बगैर वक्त गवाए इसे ज्वाइन करिए। मेरे रेफरल कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लीजिए। माय रेफरल कोड इज वेदेश10। इसे यूज करने की स्थिति में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन पर 10% छूट की सुविधा प्राप्त हो जाती है। सो यूज माय रेफरल कोड एंड गेट डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।